गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एस सीपीटी के एग्जाम के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स एस का कोर्स करना चाहते हैं, एस का सीपीटी कोर्स करना चाहते हैं, मतलब कि सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है इन्फॉर्मेशन का। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और ये जो जितने भी क्वेश्चन है या जितने भी आपके डाउट्स है, ये सभी के सभी आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो सिर्फ आपको करना क्या है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको आगे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एस का हम बोल रहे हैं पर्सनल ट्रेनर कोर्स है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में, तो क्या है, देखो एस का जो हम बात करें सीपीटी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स के बारे में, सबसे पहले ये समझो कि ये जो कोर्स है इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, ठीक है। अगर मैं इसका डिफ़िकल्टी लेवल बोलूँ तो लोग, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन के जो लोग हैं या जो लोगों ने ए सीपीटी कर लिया है, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि बहुत टफ एग्जाम है, ठीक है। मेरे हिसाब से एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, मतलब कि ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा ईजी है। इसका मैं रीज़न आपको आगे दे दूंगा कि ऐसा क्यों है। दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, सिंपल सा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके पास सारा स्टडी मटेरियल है, ठीक है। इस बिहाफ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके पास सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी है, अभी स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा ये भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन चीज़ों को ध्यान से सुनना, मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल एस का नहीं मिलेगा, बट आपको इतना तो मिल जाएगा कि आप शुरुआत तो कर सकते हो। आपको एक मतलब आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई क्या है इसके अंदर, ठीक है। देखो तो जो आपको मान लेगा आपको एस का स्टडी मटेरियल है, तो एक एवरेज पर्सन अगर थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक ठाक है, ठीक ठाक वाला एवरेज ही है, तो उसको 3 से 6 महीने लगेंगे पूरी प्रिपरेशन करने में, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होता कहाँ पर है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है आपका 2 तरीके से होता है। होता ऑनलाइन लेवल का एग्ज़ाम है, बट एक होता है कि आप अपने घर से दे सकते हो, ठीक है, होम से दे सकते हो। दूसरा, आप सेंटर पर जाकर भी दे सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि यार हम तो फिर होम घर में ही दे देते हैं एग्ज़ाम, क्या दिक्कत, सेंटर पर क्यों जाए। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि सेंटर पर जाकर ही एग्ज़ाम दो। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो सेंटर पे अगर आप जाकर एग्जाम दोगे और कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है, ठीक है, तो वो लोग हैंडल करेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके घर पे अगर कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी और आपका जितना भी पैसा आपने लगा सब डूब जाएगा। तो अगर आप लोग 50, 60, 70 हज़ार रुपये अपने रिस्क में रखना चाहते हो और ये स्टेप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन अगर समझदार होगा तो सेंटर पर जाकर ही एग्ज़ाम देना, भले ही आपको एक दिन घर से बाहर जाना पड़ेगा, एक किसी दूसरे शहर में रहना पड़ेगा वो, ठीक है, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ध्यान देना। मोस्ट ऑफ सिटीज़ के अंदर सेंटर अवेलेबल है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे सुनो भाई, ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले समझते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 150 लगभग इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर अगर टोटल मार्क्स देखो 800 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है। कितने मार्क्स होता है, 800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। अब थोड़ा सा समझो कि क्वेश्चन क्या है। देखो मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ 150 क्वेश्चन होता है, 800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो ये समझिए 150 जो क्वेश्चन आप डिवाइड कर लेना कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। मान के चलो 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन, जिसके अंदर होता क्या है, जो 25 क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी कोई मार्किंग नहीं होती है। मतलब कि वो जो 25 क्वेश्चन है 150 में से, उसके आपको नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, आपको वो अटैम्प्ट करने होंगे। हम कहने का मतलब ये है कि ये जो 25 क्वेश्चन होंगे, इनको हमेशा बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो 25 क्वेश्चन है ना, आपको नहीं पता होगा कि ये 25 क्वेश्चन एक्चुअल में कौन से हैं। तो आपको ये पूरा सारे के सारा एग्जाम अटैम्प्ट करना है, मतलब पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, तभी आपको 25 मार्क्स से एटलीस्ट ये कम से कम आपको, मतलब इसके तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने, जब आप पूरा एग्जाम अटैम्प्ट करोगे तो इसके 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, चाहे आप गलत करो चाहे सही करो। बच्चे बाकी क्वेश्चन कितने हैं, 125 क्वेश्चन। तो जो 125 क्वेश्चन है, ठीक है, वो मार्किंग वाले क्वेश्चन है। लेकिन ये भी आपको नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन कौन से है, 120 मतलब 125, ये 25 125 को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, ये 25 कौन से 125 कौन से, मिक्सअप होते हैं, तो आपको खुद नहीं पता होगा। अब आप लोग सोचो अगर सर हम सारे क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हुई तो हमारे क्वेश्चन कट जाएंगे, मतलब मार्क्स कट जाएंगे अगर गलत हुआ तो होता है क्या, एक्चुअल में नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, यही प्लस पॉइंट है। चलो जी, इतनी बात भी समझ में आ गई। और क्या है, तो अब आपको हम देखें कितना मिनिमम पासिंग स्कोर आपका होता है। देखो 800 मार्क्स का एग्जाम है ना, तो जो मिनिमम पासिंग स्कोर है वो होता है 500 मार्क्स। अगर आपके 500 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हैं। इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम 500 मार्क्स तो अचीव करने हैं पास होने के लिए।
अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि ये जो 500 मार्क्स का जो टारगेट है बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं होता, मोस्ट ऑफ लोग उसको आराम से अचीव कर लेते हैं। ठीक है, लोगों के एवरेज नंबर जो आते हैं इसके अंदर 600 मार्क्स तक आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो 500 मार्क्स अचीव करना ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि 25 क्वेश्चन के तो आपको लगभग बोल सकते हो आपको नंबर भी ले रहे हैं, लगभग आपके आई थिंक 200 मार्क्स बैठते हैं। आप देख लेना, डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं करा है। ठीक है, तो भाई 500 मार्क्स का आपका क्या है, यहाँ पर आपको मिनिमम पासिंग स्कोर है। तो ये हो गया बेसिकली थोड़ा एग्जाम के बारे में। अब मान लेते हैं आप एग्जाम के अंदर जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे, तो सेंटर पे जब जाओगे ना, तो आपको जब आपके सामने जो वो एग्जाम आपको पेपर आएगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता आपका। ठीक है, आपको सिर्फ सिस्टम पे बैठना है और आपको क्वेश्चंस के जवाब देने। बस वहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है, तो कुछ आपका एग्जाम हो ना, एग्जाम के अंदर होता क्या है कि जैसे मान के चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया, लेकिन मुझे 3 नहीं आता। ठीक है, मैंने 4 सॉल्व किया, मैंने 5 सॉल्व किया, लेकिन मुझे 5 में डाउट है, मैंने उसको सॉल्व तो कर लिया, फिर भी मुझे डाउट है। तो मान लेते हैं कि मैंने क्या करा, मैंने 2, 3 छोड़ दिया था, 3 छोड़ दिया, तो मैं 3 वाले क्वेश्चन को जब फ्लैग करूँगा, फ्लैग उसके अंदर एक ऑप्शन होता है। फ्लैग ऑप्शन क्या होता है, जैसे आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा या आपको उसमें डाउट है, ठीक है, चाहे उस पर आपने ऑप्शन पे मार्क किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे क्वेश्चन पर डाउट है, तो आप जैसे इस पर फ्लैग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो ये क्वेश्चन पहुंच जाएगा इस अंदर वाली लिस्ट में। मतलब एक लिस्ट बन जाएगी अपना ऑटोमेटिकली, जहाँ पर वो क्वेश्चन आ जाएंगे जिन क्वेश्चन को आपने फ्लैग किया है। अब मान लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका आंसर मैंने डी टिक किया। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन होता है, तो आंसर मैंने डी टिक किया, लेकिन मुझे लगता है डाउट है यार, मुझे हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको भी फ्लैग कर दिया, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन आप फ्लैग करोगे वो एक अदर लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये पूरा पैटर्न होता है एग्जाम के अंदर। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम के ऊपर पूरी क्लास बन सकती है, एग्जाम कैसे अटैम्प्ट करना है, तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी इतना समझो कि मान लो आपने क्या करा, आपने इनको फ्लैग कर दिया। जब आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लोगे, तो जाहिर सी बात है आप इन क्वेश्चंस के पास दोबारा आओगे इनको सॉल्व करने के लिए। आप जिनको सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, या जिनको कि आप सभी को सॉल्व करना और सभी को अनफ्लैग जरूर करना। अगर आपने अनफ्लैग नहीं करा तो आपको इनके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अनफ्लैग करने के बाद ये वापस इस लिस्ट में आने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा, आप वेबसाइट पर जाना और आराम से फुर्सत से पढ़ना। ठीक है, चीज़ों के बारे में। बाकी मैं इतना ईजी करके समझा रहा हूँ चीज़ों को कि आपको डाउट नहीं होगा। अब आगे देखो, अगला क्या है। ये तो कॉमन सी बातें हो गई भाई, इसके अंदर ये सारी बातें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझो। देखो, हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लिया, एग्जाम पैटर्न के कितने क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम पासिंग स्कोर क्या है 500 मार्क्स का। अब डिफिकल्टी लेवल जैसे मैंने बोला मॉडरेट है, तो मॉडरेट लेवल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जाम को कोई भी बंदा जिसने मिनिमम 10th पास आउट कर रखी है, ठीक है, वो आराम से इस लेवल के एग्जाम को पास आउट कर सकता है। उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर उस बंदे ने 10वीं क्लास तक के, मतलब उसने अगर 10th क्लास तक की पढ़ाई कर रखी है, तो वो इस एग्जाम को आराम से सॉल्व कर सकता है। और मैं 10th क्लास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, मिनिमम आप 10th पास आउट होने चाहिए, उसी को हाई स्कूल बोलते हैं। ठीक है, और आपके पास आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और आपके पास एक करंट में CPR सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एक गवर्नमेंट ID होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको चीज़ बताई थी, जो एग्ज़ाम होता है, इस पूरे एग्ज़ाम का जो बेसिकली जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो 3 आवर्स का होता है। लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर दें कि आप इंडियन हैं, तो आपको 1.5 आवर एक्स्ट्रा मिलता है। इसका मतलब 4.5 घंटे हो जाते हैं। तो ये प्रूफ कैसे करोगे, गवर्नमेंट ID से, जिसके अंदर आप पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पासपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। अब हम मान लेते हैं हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अब कोर्स को परचेज कैसे करना है, ये सारी बात मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ, जिसके लिए आप प्योरली वीडियो देख लेना। ये पूरी मैं प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, तो आराम से देखना। ठीक है, अब बात आती है कि सर ठीक है, अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं कोर्स के अंदर। ठीक है, कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा वेबसाइट पर। मैं वेबसाइट को भी डिकोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सिंपली, ताकि आप एक एक चीज़ आराम से समझ जाओ। ठीक है, तो ये मैंने कर दी यहाँ पे वेबसाइट ओपन। मैंने पहले ही वेबसाइट पर क्या करा था, मैंने ये पेज ओपन कर लिया था जहाँ पर ACPT के कोर्स के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से, मैंने ये पिछली वाली वीडियो के अंदर भी इस वेबसाइट के बारे में बताया था, वो देख सकते हो। ये वाला पूरा पार्ट समझाया था, ये भी आप देख लेना। मेन चीज़ ये है कि इस कोर्स के अंदर है क्या। ठीक है, आप क्या लर्न करने वाले हो, वो इस कोर्स के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये ओवरव्यू है कोर्स का। क्या है, ओवरव्यू। ये चैप्टर्स के नाम नहीं, ये ओवरव्यू है। ठीक है, चैप्टर्स के नेम आपको, जो इनकी आप कोर्स परचेज करोगे, बुक परचेज करोगे, उसमें चैप्टर्स के नाम होंगे। और कोर्स ऑफ कंटेंट, कि कोर्स में क्या पढ़ने वाले हो, वो आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। तो थोड़ा समझ पाना कहने का मैं चाह रहा हूँ, ये सिर्फ ओवरव्यू है कोर्स का।
अब कोर्स को चैप्टर वाइज डिवाइड करा हुआ है जैसे बुक के अंदर, लेकिन एक तरीके से और डिवाइड किया उन्होंने कंटेंट वाइज को, उन्होंने डोमेन नाम दिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको भी आगे समझाऊंगा, उसको एग्जांपल भी आगे दूंगा। अभी आप ये समझो कि इसके अंदर ओवरव्यू के हिसाब से आप क्या पढ़ने वाले हो। देखो अगर आप पहला पॉइंट नोटिस करो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार यहाँ पर ले आता हूँ सर्कल को ताकि मैं आपको अच्छे से चीज़ समझा सकूँ। ठीक है, देखो तो अगर पहला पॉइंट अगर नोट रीड करोगे तो आपको लिखा है यहाँ पे द रोल एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनर। पहले इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है, चलो। द रोल एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल ट्रेनर। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप जानोगे पर्सनल ट्रेनर के रोल के बारे में, मतलब कि पर्सनल ट्रेनर की क्या ड्यूटी होती है, सिंपल सा, ठीक है, उसका क्या स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, मतलब उसका क्या दायरा है, किस दायरे में रहकर वो काम कर सकता है। ठीक है, तो ये आप पर्सनल ट्रेनर के बारे में जानोगे, ये इसके अंदर आपके पूरे चैप्टर आते हैं। ठीक है, 2-3 चैप्टर हैं इसके अंदर पूरे इस कंटेंट के अंदर। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट है अ क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच टू पर्सनल ट्रेनिंग, कि किस तरीके से आप क्लाइंट को अप्रोच करोगे। कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो साइकोलॉजिकल टॉपिक्स होंगे जिसके अंदर आप देखोगे कि किस तरीके से आप साइकोलॉजी की हेल्प से क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप सीखोगे। तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि आप क्लाइंट की साइकोलॉजी को जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है असेसमेंट्स, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। अब असेसमेंट्स मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप असेसमेंट्स करोगे क्लाइंट के करंट फिटनेस लेवल को चेक करने के लिए, करंट फिटनेस लेवल को चेक करने के लिए। और क्या करोगे, करंट फिटनेस लेवल चेक करने के लिए असेसमेंट करोगे, साथ के साथ आप ये भी देखोगे उनके हेल्थ स्टेटस को भी समझने की कोशिश करोगे कि उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, क्या वो ठीक है वर्कआउट कराने के लिए, मतलब उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अभी नहीं कर सकते, क्या उनको डॉक्टर का रिकमेंडेशन, या बोल सकते हो डॉक्टर से आप बोल सकते हो एक तरीके से अगर किसी को मेडिकल इशू है, ठीक है, तो डॉक्टर से क्लियरेंस ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे। इसके बाद है एज इंटीग्रेटिव फिटनेस ट्रेनिंग मॉडल। देखो होता क्या है कि एज ने अपना खुद का एक ट्रेनिंग मॉडल दिया है। ठीक है, ट्रेनिंग मॉडल कैसे, अगर मैं बात करता हूँ मस्कुलर ट्रेनिंग की, तो मस्कुलर ट्रेनिंग कैसे करनी है, ठीक है, किस वे में मस्कुलर ट्रेनिंग को, मतलब किस पैटर्न में फॉलो कर रहा है, किस तरीके से किसी को मस्कुलर ट्रेनिंग करानी है। और अगर मैं बात करूँ कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, मतलब कि आपके कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस को किस तरीके से करना है, या किस टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, ये पूरा एज के इंटीग्रेटेड फिटनेस ट्रेनिंग मॉडल ने दिया है। तो इंटीग्रेटेड फिटनेस ट्रेनिंग मॉडल एज का एक ऐसा मॉडल है जो आपको मस्कुलर ट्रेनिंग और कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग के बारे में बताता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है एस मूवर मेथड। ये अभी कुछ सालों में ऐड किया गया है। इसके अंदर ये दिखाया जाता है कि मान लेते कन्वर्सेशन होती है, मतलब आप कोई कन्वर्सेशन देखोगे, पढ़ोगे बुक के अंदर, क्लाइंट और ट्रेनर के बीच में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं किसी क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ, किसके लिए, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, तो मैं उसको कैसे अप्रोच करूँगा। जैसे मैंने कहा, हेलो मैम, माय नेम इज़ आसिफ खान, आई एम अ पर्सनल ट्रेनर। ठीक है, वो अपना वहाँ से जवाब देगी। ये मैं आप हिंदी में बात कर सकते हो, जैसे आपको दिख रहा है वैसे बात कर सकते हो, जैसे आपको क्लाइंट कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल। ठीक है, आपके क्लाइंट ने आपको रिप्लाई किया, अपना नाम बताया, फिर आप उनसे पूछ सकते हो, अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि मैम आप किस टाइप की ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें। जब आपको फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, मान लो कोई क्लाइंट है, उससे आप पहली बार मिले हो, ठीक है, उसको ट्रेनिंग कराने वाले हो, जनरल ट्रेनिंग करा रहे हो, ठीक है, या एक पर्सनल ट्रेनिंग का फ्री सेशन दे रहे हो, तो वो जो कन्वर्सेशन है ना पूरी, वो एस मूवर मेथड है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे कन्वर्सेशन को बढ़ाना है, किस तरीके से उस अपनी अप्रोच को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो एट द एंड बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है, तो ये एक अच्छा चीज़ है, आप अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम मॉडिफिकेशन फॉर क्लाइंट विद स्पेशल कंसिडरेशन। अब इसको समझाता हूँ। देखो, अब मान के चलो कि भाई हम कहीं भी फिटनेस सेक्टर में वर्कआउट कराएंगे, ठीक है, या कहीं भी हम काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है हर बंदा ऐसा नहीं होगा जो फिजिकली फिट है या मेंटली फिट है। कोई ऐसा भी होगा कि जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, जिनको हम कंसिडर करते हैं स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट हो गया, थायराइड हो गया, हाई बीपी। ठीक है, तो ये सारे जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, जिनको स्पेशल कोई हेल्थ इशू है, तो वो सारे स्पेशल पॉपुलेशन के लोग होते हैं, या उनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन ज़रूरी होती है। तो उनके केस में ज़्यादा आपको अलर्ट रह के ज़्यादा प्रोफेशनली वर्क करना पड़ता है, ताकि चीज़ें सही तरीके से काम करें और उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आपकी वजह से। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे कि किस टाइप से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये जो पोर्शन है इस पूरे सिलेबस में से, एक तो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला पोर्शन, और एक आपका ठीक है, एक आपका ये वाला पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक। ठीक है, अब इसमें आपने इतना कर लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप आगे थोड़ा नोटिस करो, एक मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ वो नीचे आने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल गाइडलाइन।
पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आपकी क्या एज अ पर्सनल ट्रेनर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको फॉलो करनी है, और क्या क्या लीगल गाइडलाइंस का फॉलो करना है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एस या लीगल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो यूएस में चलती हैं, अगर आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो तो आप किसी को डाइट रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर फूड रिकमेंड नहीं कर सकते, लीगली आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर है। ऐसी कई चीज़ें जो आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर है जो आपको पढ़ना है। ये जो पोर्शन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक है। तो ये ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने ये समझा दी ये ओवरव्यू कोर्स के बारे में। अब याद करो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि ये जो कोर्स है ना इसको डोमेन वाइज में डिवाइड भी किया हुआ है। अब डोमेन क्या है? डोमेन बेसिकली वो है जिसके अंदर कोर्स ऑफ कंटेंट को एक पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको एक्चुअल में पूरे सिलेबस में पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या है और उसमें से एग्जाम में क्या आने वाला है। दोबारा बोलता हूँ, आपको एक्चुअल में इस कोर्स में पढ़ना क्या क्या पढ़ने वाले हो और कितना पोर्शन में से कितना एग्जाम में आएगा। जैसे मान के चलो आपके स्कूल में होता था, आपकी टीचर कहती थी कि 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर में पढ़ लेना, इसमें से इतने नंबर का आएगा एग्जाम में, ठीक है, 20 नंबर का आएगा। फिर 10 से लेकर 15 तक के चैप्टर पढ़ लेना, उसमें से आपका 10 नंबर का आएगा, ऐसे करके बता देना। इसलिए इसी तरह डोमेन वाइज के अंदर कोर्स ऑफ कंटेंट है। जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे एक कंटेंट ये लिख दिया, मतलब मैंने मान लो एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया मैंने यहाँ पर असेसमेंट्स, ठीक है, मैंने लिख दिया आपका ट्रेनिंग, ठीक है, मैंने आपका लिख दिया आपका यहाँ पर वेट ट्रेनिंग, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे आपको वहाँ पर डोमेन में लिखा होगा, ठीक है, मतलब उस पूरे सेक्शन में लिखा होगा और आगे लिखा है कि इसमें से एग्जाम में से कितना आएगा, मान लेते हैं 30% आएगा, ठीक है। तो कुछ समझ रहे हो? तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि कंटेंट जो प्रॉपर जो कंटेंट है उसके अंदर ये बताया गया है कि कितने में से कितना एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो उसको डोमेन वाइज में डिवाइड कर दिया है। अगर आपने देखा डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4, ठीक है, 4 डोमेन्स हैं, ठीक है। तो पहले डोमेन में से इतना % आ रहा है तो आप वो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करोगे जो उस डोमेन में लिखा होगा। मान लो सबसे ज़्यादा आ रहा है 30% इसमें से, ठीक है, मान लेते हैं। तो आपका क्या माइंड में रहेगा कि मुझे इस डोमेन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुदा ना खास्ता आप लोग आप में से अगर कोई बंदा फेल हो गया, ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा खुद का कोई स्टूडेंट फेल हो, क्योंकि मैं होने नहीं देता। मेरी अप्रोच ऐसे रहती है, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि जिसको मैं पढ़ाऊँगा वो मतलब कि बोल सकते ऊपर वाले की उससे आज तक एक भी मेरा स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, ठीक है। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेरे साथ एक ऐसी चीज़ है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं जो अप्रोच कर रहा हूँ सही अप्रोच जा रही है और उस वे में मेरे स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मान लेते हैं अगर कोई एक बंदा जो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है किसी और अदर इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहा है, अगर वो फेल हो जाता है तो क्या होगा? सबसे पहली चीज़, अगर वो फेल होगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि वो इसमें से किस सेक्शन में उसके मार्क्स कम है, उसको कहाँ मेहनत करनी चाहिए थी इनमें से, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन पे मेहनत कर लेगा। जैसे मान लेते हैं आपका 4th वाला सेक्शन वीक है तो आप इसमें मेहनत करोगे ना, इस पे मेहनत करोगे इस वाले सेक्शन पे अगर ये वीक है तो, ठीक है। अगर आपको ये वीक रह गया था, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि आपके कितने सेक्शन में से कितने मार्क्स आए। जैसे मैंने बोला इसमें से 30% आएगा, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया, देखा कि आपका इसमें से 20% कॉन्टेंट सही, मतलब 20% सही निकला, ठीक है। इसी तरीके से आपका मान लेते हैं इस वाले सेक्शन में से कि भाई इस वाले में से आपका 10% सही निकला, तो टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये देखेंगे भाई कितना टोटल मार्क्स आपके आए, ठीक है। तो अगर आपके 500 मार्क्स आए होंगे तो आप फेल हो जाओ, मतलब पास हो जाओगे। अगर उससे एक भी नंबर कम आएंगे तो आप फेल हो जाओगे। तो अगर आप फेल हो गए तो ये आपको बता देगा कि आपको किस के अंदर मेहनत ज़्यादा करनी है, कौन से डोमेनों के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे मान लो मेरे इसमें मार्क्स अच्छे आए थे तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा नेक्स्ट टाइम दोबारा रीसर्टिफिकेशन के टाइम पे, मैं इनको पढ़ूंगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो हम फेल हो गए तो क्या होगा? देखो आपको चीज़ तो पता होगी ना। मान लो अगर मैं आज एज का कोर्स परचेज करता हूँ, ठीक है, समझना अभी लॉजिक को समझना। कोर्स परचेज किया है मैंने, अभी कोर्स के अंदर क्या होता है, स्टडी मटेरियल होता है जो एज प्रोवाइड करा रहा है, और क्या होता है, और आपका एग्जाम वाउचर होता है, ठीक है। तो आपने कोर्स परचेज कर लिया तो कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स की होती है, मतलब कि आपको ऑलरेडी वाउचर भी मिल चुका है, ठीक है। अब उस वाउचर की भी वैलिडिटी स्टार्ट हो गई 6 मंथ्स की है। तो अगर आप 6 मंथ्स के अंदर एग्जाम दे देते हो तो आपका वाउचर रिडीम हो जाएगा, मतलब यूज़ कर सकते हो। 6 मंथ्स के अंदर नहीं देते तो वाउचर एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर आपको दोबारा पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए। तो उस केस के अंदर आपका मे भी हो सकता है कि आपसे वो सेम अमाउंट ले या फिर आपको डिस्काउंट दे, बट मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद वो आपको सेम अमाउंट पे आपसे प्राइस लेंगे, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन मान लेते हैं आप इस टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया था और आप फेल हो गए, ठीक है। तो आप जब रीसर्टिफिकेशन का एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे ना, री एग्जाम के लिए दोबारा अप्लाई करोगे, तो मान लो इस टाइम पीरियड के बाद जब से आपने कोर्स परचेज किया है,
ठीक है, और उसके बाद 1 साल लगा लो, ठीक है, मतलब 12 महीने, तो 6 महीने तो आपके ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, बचे 6 मंथ्स। अगर इसके अंदर आप दोबारा कभी भी एग्ज़ाम परचेज़ करते हो, मतलब कि कभी भी दोबारा रीसर्टिफिकेशन करने के लिए एग्ज़ाम वाउचर परचेज़ करते हो, तो आपको वो थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड से बाहर निकल जाओगे तो आपको वही सेम प्राइस पे करना पड़ेगा जो उस टाइम पे चल रहा है। तो मैं चाहूँगा आपके साथ ऐसी नौबत आए ना। तो इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ, हर मैंने बंदे को ये बात बोली है कि अगर आप लोग एस का सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो और एस का कोर्स करना चाहते हो, सबसे पहली मेरी एडवाइस ये रहती है कि आप किसी की गाइडेंस में या क्लासेस लेकर ही पढ़ें, ठीक है। इसका सबसे पहला बेनिफिट समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको किसी की गाइडेंस मिल जाएगी टीचर की, और टीचर भी अच्छा पढ़ाएगा तो आपको समझ में भी आएगा। दूसरा, आपको तभी कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है स्टडी मटेरियल लेने के लिए। मतलब कि होता क्या, लोग हम कोर्स क्यों परचेस करें, ताकि हमें स्टडी मटेरियल मिल जाए। लेकिन अगर आपको स्टडी मटेरियल सारा कंटेंट अकेडमी प्रोवाइड करा रही है, जैसा हम कराते हैं BFI, सारा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, हम कुछ भी परचेज नहीं करना। तो जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जब आप 100% श्योर हो गए, तो हम ही बताते हैं कि आपने कब एग्ज़ाम के लिए एनरोल करना है। तो हमारा क्या रहता है कि हम 6 मंथ्स का कोर्स है हमारा अब, ठीक है, उसके अंदर हम आपको 6 मंथ्स के अंदर हम आपकी प्रिपरेशन कराते हैं और 6 मंथ्स के अंदर ही एग्ज़ाम एनरोल कराते हैं। मतलब कि इस मंथ के अंदर कभी भी आपको एग्ज़ाम के लिए एनरोलमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास आप 6 मंथ से कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन हम ये भी बताते हैं कि आपको एग्ज़ाम देना कब है, तो पूरी गाइडेंस हमारी रहती है, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लो अगर आप लोग खुद परचेज पढ़ते हो कोर्स, तो आपके पास 6 ही मंथ्स है, कोई गाइडेंस वाला नहीं है। गाइडेंस तो आपने क्या करा, 6 मंथ्स के अंदर हमने कोर्स परचेज कर लिया पूरा, अब 6 मंथ्स की आपके पास डेडलाइन है, ठीक है। अगर मान लो आपने कहीं पे अकेडमी में पढ़ाई स्टार्ट भी कर भी दी, ठीक है, किसी रीज़न से आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, ठीक है, या फिर अकेडमी में समझ में नहीं आया, तो ये टाइम पीरियड तो निकल जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका लॉस हो जाएगा। तो कभी भी ये गलती मत करना। अगर सबसे पहली चीज़, अगर आप अकेडमी पे पढ़ना चाहते हो तो पहले अकेडमी पे जाओ, ठीक है, चाहे हमारी अकेडमी से पढ़ जाओ, किसी और से भी अकेडमी से, पहले कोर्स की प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन हो जाए जब, उसके बाद एक्चुअल में कोर्स परचेज करना, फिर उसका एग्ज़ाम देना या एग्ज़ाम वाउचर परचेज करना, ठीक है। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि कोर्स एकदम से परचेज मत करना, पहले आप सेल्फ स्टडी करना अपना, और अपना स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी करके पहले अपना मतलब पढ़ लेना, तैयारी कर लेना, उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद अपने एग्ज़ाम के लिए एनरोल करना। अब आप सोचोगे सर बिना कोर्स परचेज करे मेरे पास तो स्टडी मटेरियल आएगा ही नहीं, तो मुझे तो कहीं ना कहीं फिर किसी अकेडमी को अप्रोच करना ही पड़ेगा। तो हाँ जी, करना पड़ेगा। आपको उनसे स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी या एस की वेबसाइट से ही स्टडी मटेरियल अलग से परचेज करना पड़ेगा। समझ रहे हो लॉजिक? तो वो आपको लगभग 7-8 हज़ार रुपये का पड़ सकता है, डिजिटल फॉर्म में 3-4 हज़ार रुपये का पड़ेगा, वो डिपेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं ना अभी इतना पैसा इन्वेस्ट, मतलब मैं 3-4 हज़ार रुपये ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, फिर तो मैं पूरा कोर्स ही लूँगा, तो मैं आप लोगों के लिए, आपको जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट, ठीक है। उस लिंक पर अगर क्लिक करोगे, ठीक है, तो एंड्रॉयड में ओपन करोगे तो आपका सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप iOS में डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर एक कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड, तो उस पर डाल देना VPRUW। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जब आप उसको क्लिक करोगे और एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, तो आप कहाँ जाना, आप जाना फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, वहाँ पर आपको हमारी बनाई हुई बुक्स आपको मिल जाएगी जो हमने अब तैयार करी हुई है, ठीक है। मैं मतलब ये बोल सकता हूँ वो आपके इतना है कि आपके लिए काम चला हुआ है, ठीक है, काम हो जाएगा, वो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कोर्स कैसा है, किस टाइप का है। लेकिन आपको अगर पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो फ़ी है बहुत ज़्यादा डिसेंट प्राइस में, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब समझो नेक्स्ट चीज़, ठीक है, ये तो हो गया भाई बेसिक सी बात है। तो आपको ये बात समझ गई एग्जाम में क्या क्या। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, उस क्वेश्चंस को मैं जल्दी यहाँ पे कवर कर देता हूँ, फिर आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। वो ये है कि हम आपको बैच में या कोर्स में क्या क्या देने वाले हैं, वो मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले ये देखो कि इसमें लिख रखा है कि आपको कितना टाइम लगेगा एस का एग्जाम सर्टिफिकेशन एग्जाम देने में। तो वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आप कोर्स परचेज कर लेते हो तो भाई फिर तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोर्स परचेज करें तो आपको 6 मंथ्स ही आपके पास है। लेकिन अगर आप कोर्स परचेज नहीं करो, पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप फिर आराम से कभी भी कोर्स परचेज कर लेना। और कोर्स परचेज करने के बाद चाहे आप 1 महीने में एग्जाम दो, चाहे 2 महीने में एग्जाम दो, तो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद प्री रिक्वेस्ट मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए, वो बात है वो याद रखना, ठीक है। स्टडी प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, सिंपल इनके 3, अगर आप किसी अकेडमी से प्रिपरेशन करें तो वो तो फिर तो उनका अपना तरीका है पढ़ाने का। बाकी अगर इनका कोर्स परचेज करते हो जो कि प्लस और एडवांस कोर्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। उसके अंदर होता कुछ नहीं है, वो आपको लाइव क्लास वगैरह कुछ नहीं देंगे, ठीक है, बस एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे जो कि आपके डबल कॉस्ट कर जाता है। मतलब इतने में तो आप अच्छे से किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एग्जाम
पहली बार में पास नहीं कर पाते वही सेम चीज़, तो आप 1 साल के अंदर जब दोबारा एग्ज़ाम दोगे 1 साल के अंदर तो आपको जो एग्ज़ाम फीस है या एग्ज़ाम वाउचर है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा थोड़ा ठीक ठाक। उसके बाद आपका अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो क्या होगा, फिर आप सेलिब्रेट करना कि आप एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन चुके हो। अब एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड हो, गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन आपने करी है। इसके बाद अगर अगर आप दोबारा एग्ज़ाम, अच्छा ये भी बता देता हूँ, जो ये एज की सर्टिफिकेशन है वो 2 साल के लिए वैलिड होती है, ठीक है। अब आपको उसको अगर दोबारा रिन्यू कराना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको CCs पॉइंट चाहिए होता है। अब ये CCs पॉइंट क्या होता है इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बस अभी इतना समझ लीजिए। अब आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा अगर सर्टिफिकेट अनवैलिड मतलब एक्सपायर हो जाएगा तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो समझाऊंगा उसके बारे में। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तब ये है कि हमने मान लो अगर हमने कोर्स, अगर मान लो हम ACPT का कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कहाँ से करना चाहते हैं, आप करना चाह रहे हैं भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट से। तो हमारे यहाँ से कोर्स करने का फ़ायदा क्या है और हम क्या क्या देने वाले हैं, सबसे पहले समझो। ये जो कोर्स होने वाला है इस कोर्स की ड्यूरेशन है 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स की कोर्स की ड्यूरेशन है। इस 6 मंथ्स के अंदर सबसे पहली चीज़ तो हम आपको सारा स्टडी मटेरियल देने वाले हैं जो आपको मिलेगा फ्री ऑफ, मतलब हमारे इस बैच के अंदर इंक्लूडेड है। दूसरा, अगर आप अब स्टडी मटेरियल हो गया, अगर उसके बाद आप मान लो एग्जाम्पल के तो आपको अब प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए होगा, आपको टेस्ट भी होने चाहिए, तो प्रॉपर आपकी टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। 2 महीने की टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। 3 मंथ्स की क्लासेस के बाद वो हम आपको देंगे, ठीक है। आपका एक एग्ज़ाम भी होगा जो हम कंडक्ट कराएंगे, जिसमें आप उस एग्ज़ाम को अगर आप पास कर लेते हो, सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हम भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से। दूसरा, आपको आपको आप मतलब आप एक तरीके से एलिजिबल हो जाओगे इस एग्ज़ाम देने के लिए, हमारी तरफ से अप्रूव, हम आपको मतलब अप्रूव कर देंगे कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, मैं साल भर के अंदर डिफरेंट वर्कशॉप लेके आता रहता हूँ जो कि स्किल बेस्ड वर्कशॉप होती है, जिसमें डाइट प्लान कैसे बनाते हैं, फैट लॉस एक्सपर्ट के ऊपर बहुत सारी इसमें स्किल शेयर करता हूँ। तो जितनी भी वर्कशॉप होंगी वो सभी के लिए फ्री होने वाली है, आपको 1 रुपया भी उसमें पे नहीं करना, जिनकी कॉस्ट 1000 2000 और मे भी 5000 तक पहुँचती है। तो ये सारी स्किल्स जितने भी कोर्सेज में कराऊंगा वो सारे के सारे वर्कशॉप वाले सब आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाले, ठीक है। ये हो गया प्लस पॉइंट। अब मैंने आपको बता देता हूँ, ये जो पूरा कोर्स है, कोर्स कराने वाला मैं ही हूँ, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये कोर्स को पढ़ाने वाले कौन है? आसिफ खान, ठीक है। और अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास हो चुके हैं और इस मंथ में भी मे बी दिसंबर जनवरी और भी स्टूडेंट पास हो जाएंगे। ये सारी कोर्स की डिटेल है। अब आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, वो तो उनको मुझे ज़्यादा बताने की कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में और डिटेल लेना चाहते हैं, हमने अब की बार जो चेंज किया वो चेंज ये किया कि हमने 6 मंथ्स की ड्यूरेशन कर दी है बैच की, पहले थी 3 मंथ्स की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड करी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम फीस इंक्रीज़ कर रहे थे अपनी 30,000 रुपीज़, जो कि हमारी हो जाएगी। ये जो दिसंबर का जो बैच है इसके बाद जो अगला बैच होगा उसमें 30 की फीस होगी, ठीक है। ये कौन सी फीस है? ये प्रिपरेशन क्लासेस की फीस है, 30 की हो जाएगी। लेकिन हमने सोचा चलो कुछ चेंज किया है तो कोई बात नहीं, इस बार डिस्काउंट दे देते कि न्यू ईयर आने वाला है, तो हमने अभी भी 20 के में रखा है, ठीक है। तो ये तो खाली प्रिपरेशन फीस है। अब आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये तो हमारी प्रिपरेशन क्लासेस की फीस है। अब आप और अच्छे से जानना चाहते हो इसमें हमने और भी इंप्रूवमेंट करी है, तो ये जो प्रीवियस वाली वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये ज़रूर प्लीज़ देख लेना। और जब आप ये सारी वीडियोज़ देख लो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी। अब आपको सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि एक बार थोड़ा अपने डाउट क्लियर कर लें, जो 1-2 डाउट आपके दिमाग में है, तो आप क्या सोचोगे, एक बार सर से बात हो जाए, ठीक है। अगर मुझसे बात करनी है तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा पर्सनल नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है, मतलब कि आप अगर मुझे कोई इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आप मुझे कॉल कर लेते हैं, मान लेते हैं आप मुझे ये नंबर मैंने आपको दिसंबर तक के लिए दे रखा है, तो दिसंबर तक अगर दिसंबर के बीच में आप मुझे कभी भी कॉल कर रहे हो, जितनी जल्दी करेंगे मैं आपसे बात कर पाऊंगा और आपके सारी क्वायरीज के जवाब दूंगा। आपको करना कुछ नहीं, सिंपल इस नंबर पे कॉल करना है मुझे, मैं ही फ़ोन पिक करूँगा, नहीं करता तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस के जवाब पूछ सकते हो और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी टीम का नंबर भी है, तो आप पहले उनको कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। उनको इन्फॉर्मेशन देना कि मैं ये बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ, उनकी तरफ से भी रिप्लाई आएगा और आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, उसके बाद फिर मैं आपको हेल्प कर दूँगा। ये चीज़ें बस ध्यान रखना कि ये जो दिसंबर मंथ है ये इस टाइम पे जो भी लोग ACPT करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड है। इसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा ऑफर्स आपको मिल रहे हैं एस की तरफ से और हमारी तरफ से, और हमारी तरफ से जो ऑफर मिल रहे हैं मैंने आपको बता दिया। और जो ये प्रीवियस वीडियो इसको प्लीज़ ज़रूर देखना। तो यहाँ तक की डिटेल है। अब आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो जितनी जल्दी आपको हो सके अपना डिसाइड कर लो। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है देन उसके बाद जो भी डाउट आपको होते हैं मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन रह गई होगी तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि मैं एक पूरी प्लेलिस्ट लेके आया हूँ
ठीक है, जिसके अंदर मैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ACPT के कोर्स, ACPT कोर्स के बारे में और उसके कुछ अदर कोर्सेज के बारे में भी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये बोल सकते हो वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।